अध्याय 2171 पहाड़ों के परे पहाड़ हैं और आसमान के परे आसमान। वांग टेंग आध्यात्मिक खोखले पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। हर कोई अचंभित था। युआन म्यू, जुलोंग शान और अन्य लोग अनिच्छा से भरे हुए थे। वू यान, लू तियान, बाइचुआन लियू और अन्य प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा भी विस्मय में थे। यह आदमी सचमुच असाधारण था। हालांकि वे इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थे, लेकिन वे वास्तव में वांग टेंग से काफ़ी अंतर से पीछे थे। बाहर से देखने पर ही उन्हें एहसास हुआ कि पहाड़ की चोटी से उन्हें अभी भी कितनी दूरी पर रखा गया है। वे शिखर तक पहुंचने में असमर्थ रहे। फिर भी वांग टेंग ने असंभव को संभव कर दिखाया। वह उन सभी को पीछे छोड़कर शिखर पर पहुंच गया, एक ऐसी उपलब्धि जो किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। इस असमानता के कारण कई प्रतिभाशाली लोग स्वयं को शक्तिहीन महसूस करने लगे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति और दो देवचरणीय मार्शल योद्धा आश्चर्यचकित थे। वह शिखर पर पहुंच गया था। आश्चर्यजनक। युवक ने आध्यात्मिक खोखले पर्वत को पूरी तरह से अपने दम पर समझ लिया, यहाँ तक कि उस पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी पीछे छोड़ दिया जिसने ऐसी ही उपलब्धि हासिल की थी। मैं बिजली तत्व, पृथ्वी तत्व और धातु तत्व मार्शल योद्धा हूँ। मैं इस लड़के को सिखा सकता हूँ। बिजली सिंहासन पर देवचरण मार्शल योद्धा ने आर्मरेस्ट को थपथपाया और जोर से कहा। वांग टेंग के पास एक दिव्य ज्वाला है। मेरे जैसा अग्नि तत्व मार्शल योद्धा उसका मार्गदर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अग्नि सिंहासन पर देवचरण मार्शल योद्धा ने ठहाका लगाया। दिव्य ज्वाला के साथ क्या बड़ी बात है। मेरी बिजली, पृथ्वी और धातु शक्तियां बेहद शक्तिशाली हैं। मेरी गहन तकनीकों के साथ मैं उसे एक दुर्जय शक्ति बना सकता हूं। बिजली के सिंहासन पर देवचरण मार्शल योद्धा ने दावा किया। तुम्हारे शब्द पक्षपातपूर्ण हैं। दिव्य ज्वाला का उसके पास होना एक लाभ है और इसे अनदेखा करना मूर्खता होगी। यदि वह इसे मेरी तकनीकों और मार्शल आर्ट के साथ जोड़ता है तो उसकी दिव्य ज्वाला अपनी सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शित करेगी, जो कि सामान्य बिजली की शक्तियों से कहीं अधिक होगी। ज्वाला सिंहासन पर देव अवस्था के मार्शल योद्धा ने तर्क दिया। आसपास के शाश्वत मंच के शक्तिशाली लोग दंग रह गए। जैसे ही वांग टेंग आध्यात्मिक खोखले पर्वत के शिखर पर पहुंचा, तो देव मंच के शक्तिशाली लोग पहले से ही उसके स्वामी बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक थे। 7वीं स्टेलर अकादमी के इतिहास में ऐसी स्थिति अत्यंत दुर्लभ थी। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि 7 तारकीय अकादमियों के इतिहास में ऐसी परिस्थितियां अत्यंत दुर्लभ थीं। केवल वे सच्चे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग ही ईश्वर मंच के शक्तिशाली लोगों को अपना अभिमान त्यागने और शिष्यत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर कर सकते थे। इसमें बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से वांग टेंग को अपना शिष्य बनाने का निर्णय लिया है। 7वें तारकीय अकादमी के अध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी को धीरे से सहलाते हुए कहा। दोनों देव स्तर के मार्शल योद्धा हैरान रह गए। उनके चारों ओर उपस्थित सनातन चरणीय योद्धा भी आश्चर्य से राष्ट्रपति की ओर देख रहे थे। राष्ट्रपति ने काफी समय से व्यक्तिगत रूप से कोई शिष्य नहीं बनाया था। इस बार वह वांग टेंग के लिए एक अपवाद बना रहा था। जब सिकोन द्वितीय ने यह दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वांग टेंग प्रभावशाली था। जब उन्हें पता चला कि दूसरे ने स्टार रैंकिंग में जगह बना ली है, तो उन्हें लगा कि इस युवा प्रतिभा का उदय बस समय की बात है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राष्ट्रपति का शिष्य बनने से वांग टेंग की पहचान और पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। कई प्रमुख ताकतें उन्हें आशंका की दृष्टि से देखने लगेंगी तथा पुरानी पीढ़ी की ताकतवर शक्तियां उनके खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच करेंगी। इस स्थिति के साथ वांग टेंग को भी काफी विकास का अवसर मिलेगा। राष्ट्रपति जी, आपको हर दिन बहुत से काम निपटाने होते हैं। आप थके नहीं। ये कठिन काम हम पर छोड़ दें, अग्नि सिंहासन पर बैठे प्राणी ने कहा। ये सही है राष्ट्रपति, आप 7वें तारकीय अकादमी का चेहरा हैं, सब कुछ की देखरेख करते हैं। शिष्यों को पढ़ाना एक तुच्छ मामला है जिसके लिए आपके व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता नहीं है, बिजली के सिंहासन पर पावरहाउस ने कहा। राष्ट्रपति केवल व्यंग्यपूर्वक हंसते रहे। जैसे ही वे कुछ कहने वाले थे, उनका माथा अचानक सिकुड़ गया। आध्यात्मिक खोखले पर्वत की चोटी पर वांग टेंग की आकृति अप्रत्याशित रूप से गायब हो गई। राष्ट्रपति और दो देव मंच के योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। अपने सिंहासन से उठते हुए उन्हें अचानक एहसास हुआ। क्या हुआ? चारों ओर उपस्थित सनातन अवस्था के योद्धा बहुत आश्चर्यचकित हुए तथा अपनी भौहें सिकुड़ते हुए आध्यात्मिक खोखले पर्वत की चोटी की ओर देखने लगे। वांग टेंग क्यों गायब हो गया? टोंगन और बाकी लोग अभी भी सदमे में थे। वे तब दंग रह गए जब वांग टेंग अचानक गायब हो गया। युआन म्यू, जुलोंग शान और अन्य लोगों को भी नहीं पता था कि क्या हुआ। वे हैरान भाव से पहाड़ की चोटी को देख रहे थे। क्या वांग टेंग रहस्यमय इनाम लेने गया था? केवल राष्ट्रपति और अन्य लोग ही जानते थे कि तथाकथित रहस्यमय इनाम केवल एक मनोरंजन था। वास्तव में यह आध्यात्मिक खोखले पर्वत की चोटी पर नहीं था।
यदि कोई वास्तव में शिखर पर पहुंच जाता है तो राष्ट्रपति को उपलब्धि के लिए इनाम के रूप में कुछ वस्तुएं देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उनकी क्षमता के प्राणियों के लिए एक छोटा सा चिन्ह भी साधारण ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए एक दुर्लभ खजाना माना जाएगा। इस समय अध्यक्ष और अन्य लोगों के चेहरे पर अत्यंत गंभीरता के भाव थे, जिससे ये संकेत मिल रहा था कि वांग टेंग के लापता होने का उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुना है कि आध्यात्मिक खोखले पर्वत के निर्माता ने कुछ तरकीबें छोड़ी हैं। ज्वाला सिंहासन पर बैठे देव अवस्था के प्राणी ने कुछ क्षण के लिए विचार किया और झिझकते हुए बोला। ये जानकारी प्राचीन, अस्पष्ट तथा बहुत कम लोगों को ज्ञात थी। कुछ लोगों ने तो इसे महज अफवाह माना, क्योंकि वास्तव में किसी ने इसे शुरू नहीं किया था। यहाँ तक कि शिखर पर पहुंचने वाले अंतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी पर्वत शिखर पर किसी भी छुपे हुए तंत्र को सक्रिय नहीं किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई लोग इस जानकारी को भूल गए। हालांकि नए छात्रों का हर बैच अपने परीक्षण के लिए आध्यात्मिक खोखले पर्वत का उपयोग करता था, लेकिन किसी ने भी इसके अंदर छिपी छोटी छोटी तरकीबों के बारे में नहीं सोचा था। ये सुनकर राष्ट्रपति को कुछ याद आया। उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। ऐसा लगता है कि वांग टेंग ने वास्तव में आध्यात्मिक खोखले पर्वत में छिपे तंत्र को सक्रिय कर दिया है। दोनों देव अवस्था के योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। क्या आप जानते हैं कि ट्रिगरिंग स्थितियां क्या हैं? ज्वाला सिंहासन पर बैठे देव स्तर के प्राणी ने पूछा। कोई नहीं जानता, राष्ट्रपति ने खेदपूर्वक अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में चमक की चमक थी। वे आध्यात्मिक खोखले पर्वत को गहराई से देख रहे थे। आओ एक नज़र डालें। जैसे ही उसने ये कहा, वह अपने मूल स्थान से गायब हो गया और तुरंत ही आध्यात्मिक खोखले पर्वत के शिखर पर प्रकट हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों देव अवस्था वाले प्राणी अपनी आंखों में जिज्ञासा के भाव के साथ राष्ट्रपति का आध्यात्मिक खोखले पर्वत में पीछा करते हुए सीधे शिखर पर पहुंच गए। ये दृश्य देखकर दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। आखिर क्या हो रहा था? यहाँ तक कि राष्ट्रपति और अन्य लोग भी आध्यात्मिक खोखले पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। राष्ट्रपति और अन्य लोगों के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इनाम नहीं था? बहुत से लोग हैरान रह गए। उन्हें आध्यात्मिक खोखले पर्वत के रहस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चाहे उन्होंने कितना भी अनुमान लगाया हो, वे यह नहीं समझ पाए कि वांग टेंग ने आध्यात्मिक खोखले पर्वत में कोई छिपी हुई व्यवस्था शुरू कर दी थी। वे केवल यही अनुमान लगा सके कि यह निश्चित रूप से सरल नहीं था, क्योंकि इससे राष्ट्रपति और अन्य लोग चिंतित हो गए थे। युआन म्यू, जुलोंगशान और अन्य लोग लगातार पलकें झपकाते रहे। उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा कि कहीं वांग टेंग फिर से मुसीबत खड़ी करने वाला तो नहीं है। उन्हें पहले ही भारी नुकसान हो चुका था और वे एक और झटका नहीं झेलना चाहते थे। टोंगन और अन्य लोग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वांग टेंग फिर से परेशानी खड़ी करने वाला है? यूकिकियाओ ने आशंका के भाव के साथ कहा। हर कोई अवाक रह गया। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वांग टेंग अक्सर परेशानी खड़ी करता है। आपको उस पर कितना अविश्वास है? लेकिन इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उन्हें लगा कि यह सच है। जब भी वांग टेंग का जिक्र होता था तो उसकी शरारतों की आदत का ख्याल आता था, जैसे वह कभी शांत नहीं रहता था। अल्पविराम। वांग टेंग ने असमंजस में इधर उधर देखा। उसने खुद को दूसरे पहाड़ की तलहटी में पाया। ऊपर देखने पर वह आध्यात्मिक खोखले पर्वत से भी ऊंची और अधिक खड़ी चोटी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या हो रहा था? क्या वह अभी अभी आध्यात्मिक खोखले पर्वत के शिखर पर नहीं चढ़ा था? अब वह दूसरे पहाड़ की तलहटी में क्यों था? उसके सामने ये पहाड़ स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक खोखला पहाड़ नहीं था, लेकिन यह उसे एक परिचित एहसास दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी ताकत है जो उसे भागने से रोक रही है और उसे पहाड़ की सीमा के भीतर सीमित कर रही है। हालांकि यह अलग था। दोनों पहाड़ एक जैसे नहीं थे। अरे बाप रे! वांग टेंग ने अपना हाथ माथे पर रखा और चुपचाप पहाड़ की चोटी को देखते रहे। यह क्या है? क्या वे मुझे फिर से चढ़ने पर मजबूर कर रहे हैं? उसने अभी अभी आध्यात्मिक खोखले पर्वत पर चढ़ाई पूरी की थी, और इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसे लगा कि वह एक और चढ़ाई शुरू करने वाला है। यह एक मजाक जैसा लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं रुको। वांग टेंग ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं और गंभीर भाव से अपने शरीर की जांच करने लगा। यह मेरा असली शरीर नहीं है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्षेपण है। किसी ने चुपचाप उनके आध्यात्मिक स्वरूप को इस स्थान पर पहुंचा दिया था, लेकिन उनका भौतिक शरीर अज्ञात स्थान पर ही रह गया। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाले वांग टेंग को भी इस स्थिति में थोड़ी असहजता महसूस हुई। उन्हें बिना किसी कारण के यहाँ लाया गया और उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई। ये बात कोई भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। अपना संयम बनाए रखने के लिए 2 गहरी सांसें लेते हुए उसने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। ये जगह पहले वाली स्थिति से काफी मिलती जुलती लग रही थी।
आसपास का माहौल भी पहले वाली स्थिति जैसा ही था, एकांत पहाड़ और एक विशाल खालीपन। ऐसा लग रहा था जैसे ये पर्वत ब्रह्मांड की गहराई में तैर रहा हो। इस दृश्य ने वांग टेंग को एक कहावत याद दिला दी, पहाड़ों के परे पहाड़ हैं और आसमान के परे आसमान। क्या उसके सामने का ये पर्वत आध्यात्मिक खोखले पर्वत से परे एक और शिखर नहीं था? क्या उसके चारों ओर का यह आकाश उससे भी बड़ा विस्तार नहीं था? इसलिए क्या वह पहाड़ पर चढ़ना जारी रखेगा? वांग टेंग को थोड़ा गुस्सा आया। जब उसे लगा कि उसने आध्यात्मिक खोखले पहाड़ पर चढ़ना समाप्त कर लिया है, तो उसे एक और चढ़ाई शुरू करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा इस पहाड़ पर चढ़ना खतरनाक भी हो सकता है। किनारे पर पहुंचकर उसने नीचे झांका। चट्टानें गिर रही थीं, लेकिन उसके कानों तक कोई आवाज़ नहीं पहुंची। ऐसा लग रहा था कि नीचे एक अंतहीन खाई है। यदि चढ़ाई के दौरान वह गिर जाता तो निस्संदेह उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसके अलावा उसे इस बात का भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह पर्वत क्या है। शायद इसका अकादमी की प्रतिभा परीक्षा से कोई लेना देना नहीं था। इस पहाड़ पर चढ़ना एक निरर्थक प्रयास हो सकता है। वांग टेंग ने पहाड़ की तलहटी में बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाने का फैसला किया। परिस्थितियों की परवाह किए बिना उन्होंने चढ़ाई करने से इनकार कर दिया। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी प्रतिरोध के चुपचाप अपने आध्यात्मिक रूप को यहाँ ले आ सकता है, तो कुछ घटित होने पर प्रतिरोध करना निरर्थक हो सकता है। इसके अलावा 7वें तार्कीय अकादमी के अध्यक्ष और अन्य शक्तिशाली व्यक्ति आध्यात्मिक खोखले पर्वत के बाहर थे। अगर वह बिना किसी कारण के गायब हो गया तो वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। इसलिए वह इंतजार करने लगा। पहाड़ की तलहटी में वांग टेंग की उपस्थिति के कारण आसपास का जीवन वापस लौट आया। लेकिन जब वह पत्थर की तरह बैठा रहा तो पूरे इलाके में फिर से सन्नाटा छा गया। पहाड़ की चोटी पर सादे कपड़े पहने एक व्यक्ति पैर मोड़कर बैठा था, दूर शून्य की ओर मुंह करके, मानो वह चिंतन में खोया हुआ था। एक नक्काशीदार पत्थर की मूर्ति की तरह वह व्यक्ति उसी स्थिति में स्थिर था। अनगिनत युगों के बाद अंततः कोई इस स्थान पर पहुंचा है। एक अनिश्चित अवधि के बाद उनकी आंखों में भावना की झलक दिखाई दी, साथ में एक हल्की आह भी थी। लेकिन अपना सिर नीचे झुकाते हुए, मानो पहाड़ की तलहटी में स्थिति को देख रहे हों, उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। काफी दिलचस्प छोटा लड़का है। आत्मा यातना 1। वांग टेंग पहाड़ की तलहटी में पैर मोड़कर बैठा था, नीचे खाई की ओर मुंह करके। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ये जगह बहुत वीरान थी। यदि वह यहाँ अधिक समय तक रुका तो उसे डर था कि वह बेचैन हो जाएगा और शायद अवचेतन रूप से उस पर्वत पर चढ़ने के लिए बाध्य भी हो जाएगा, क्योंकि चढ़ाई ही एकमात्र रास्ता था। पहाड़ पर एक निरोधक शक्ति थी जो किसी को भी उसके दायरे से बाहर जाने से रोक रही थी। या तो वे सीधे नीचे गिर जाते या फिर चढ़ जाते। जब तक किसी का मन स्वस्थ है, तब तक मन में आने वाला पहला विचार चढ़ाई का ही होगा। लेकिन वांग टेंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने तीसरा विकल्प चुना, वहीं रहना। यह विकल्प अधिक विवेकपूर्ण प्रतीत हुआ। कोई मुझे यहाँ लाया होगा, मैं यहीं रहूंगा और देखूंगा कि वे इसे कैसे संभालते हैं। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा, क्या यह अकादमी का कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है? मेरे लिए एक और परीक्षा जोड़ना। हालांकि ये ठीक नहीं लगता। राष्ट्रपति वही हैं। अगर कोई ताकतवर व्यक्ति मुझे दूर भेजने के लिए कोई तरीका अपनाता है तो कम से कम वे मुझे सूचित तो करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या राष्ट्रपति और अन्य लोग मुझे बचाने आएंगे। क्या अब मदद के लिए चिल्लाना उपयोगी है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम। वांग टेंग के मन में कई तरह के विचार कौंधे। उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ अभ्यास नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास दिवास्वप्न के अलावा कुछ नहीं बचा। हाल ही में आध्यात्मिक खोखले पहाड़ पर चढ़ाई करने से उसकी आत्मा बहुत थक गई थी और कमज़ोर हो गई थी। इस समय उसे हिलने की कोई इच्छा नहीं थी। अन्यथा अपने व्यक्तित्व के कारण वह पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर सकते थे। वांग टेंग के इंतजार के दौरान समय धीरे धीरे बीतता गया। लेकिन इस जगह पर तो समय का कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे एक दिन बीत गया हो, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे 3 दिन बीत गए हों। सब कुछ असाधारण रूप से नीरस दिखाई दिया और वांग टेंग को लगा कि उसने जो मानसिक थकान का अनुभव किया था वह कुछ हद तक दूर हो गई है। ये साधना के कारण नहीं था, बल्कि केवल आराम करने का परिणाम था। इसलिए वांग टेंग का मानना था कि उसका निर्णय बहुत बुद्धिमानी भरा था। उसे यहीं आराम करना चाहिए। चढ़ाई ये थका देने वाला था। पहले आध्यात्मिक खोखले पर्वत पर चढ़ना अपरिहार्य था, लेकिन ये पर्वत, कौन जानता था कि इसमें कोई पुरस्कार होगा या नहीं। दुर्भाग्यवश जिस राष्ट्रपति का वह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वे कभी नहीं आए, जिससे वह काफी निराश हुए। राष्ट्रपति जी, कृपया मुझे बचा लीजिए। अपने प्यारे छात्र को बचा लीजिए। मेरी उत्कृष्ट प्रतिभा के बावजूद मुझे न बचाना 7वें तार्कीय अकादमी के लिए नुकसानदेह है, वांग टेंग ने खुद से कहा।
पहाड़ की चोटी पर खड़े उस व्यक्ति ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। इस बच्चे का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया था। छोटे, यहाँ ऊपर चढ़ो और तुम औपचारिक रूप से मेरे शिष्य बन सकते हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग के कानों में अचानक उम्र से भरी एक आवाज गूंजी। वांग टेंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखने लगा। हालांकि उसने जल्दी से अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि आसपास कोई नहीं था। फिर उसने अपना सिर उठाया और पहाड़ की चोटी की ओर देखते हुए विचारों में खो गया। अभी अभी उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि वह उनका शिष्य बन सकता है। क्या मैं ऊपर चढ़ सकता हूं और उसका शिष्य बन सकता हूं? वांग टेंग की अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वास्तविक है या नहीं। ये राष्ट्रपति की ही चाल थी। राष्ट्रपति के साथ यह एक रहस्यमय पुरस्कार था और यहाँ ये शिष्य बनने जैसा था। लेकिन वांग टेंग को अभी भी दूसरे व्यक्ति की ताकत का पता नहीं था और उसे अपना स्वामी स्वीकार करना थोड़ा जल्दबाजी भरा लग रहा था। मैं पहले ही आध्यात्मिक खोखले पर्वत के शिखर पर पहुंच चुका हूं। मैं अपने गुरु के रूप में एक देव स्तर के मार्शल योद्धा को पा सकता हूं। वांग टेंग की आंखें घूम गईं और उसने सम्मानपूर्वक पहाड़ की चोटी की ओर झुकते हुए ईमानदारी से कहा। उसका इरादा साफ था। वह पहले से ही एक देव अवस्था के मार्शल योद्धा को अपने गुरु के रूप में पा सकता था। यदि बुजुर्ग की ताकत देव अवस्था से कमजोर थी तो आगे चर्चा की कोई जरूरत नहीं थी। बेशक ये सब उसकी मनगढ़ंत कहानी थी। वह नहीं जानता था कि एक देव मंच मार्शल योद्धा उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। हालांकि उसे विश्वास था कि आध्यात्मिक खोखले पर्वत पर उसके प्रदर्शन के आधार पर भले ही देव मंच मार्शल योद्धा उसे अपना शिष्य न बनाए, लेकिन एक शाश्वत मंच शासक उसे अपना शिष्य बना लेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह इससे अधिक बुरा नहीं होगा। यदि इस पर्वत पर स्थित आकृति देव अवस्था की होती तो वह इस पर विचार करता। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो दूसरे पर्वत पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ईश्वरीय स्तर। आकृति ने हंसते हुए कहा, मेरी योग्यता स्वाभाविक रूप से आपके ईश्वरीय स्तर से ऊपर है। देवी मंच के ऊपर। वांग टेंग को उस व्यक्ति की आवाज में तिरस्कार की झलक दिखी। अचानक उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखों से चमक की एक किरण फूट पड़ी जो अविश्वास से भरी हुई थी। क्या ये बुजुर्ग इतना शक्तिशाली हो सकता है? क्या ये कोई चाल हो सकती है? लेकिन इस बारे में सोचने पर यह तथ्य कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति और अन्य लोगों की उपस्थिति में उन्हें यहाँ स्थानांतरित करने में सक्षम था, शक्ति का प्रदर्शन माना जा सकता है। यदि ऐसा है तो इस पर्वत पर चढ़ना बुरा विचार नहीं होगा। ये सोचकर ही रोमांचकारी महसूस हुआ कि देव स्तर से ऊपर एक दुर्जय मार्शल योद्धा उसका स्वामी है। लेकिन मैं स्टेलर अकादमी का छात्र हूँ, वांग टेंग ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम बदमाश, तुम अभी तक पहाड़ पर चढ़े भी नहीं हो और तुम पहले से ही इतना कुछ सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे? पहाड़ की चोटी पर मौजूद व्यक्ति ने हंसते हुए डांटते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम ऊपर चढ़ सकते हो सब ठीक रहेगा। चूंकि सीनियर ने ऐसा कहा है तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। वांग टेंग मुस्कुराया, जमीन से उठ खड़ा हुआ और पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अपने सामने इस और भी अधिक ऊंचे और खड़ी पहाड़ी को देखकर वांग टेंग कुछ कड़वाहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ये बहुत अधिक था। ये पर्वत आध्यात्मिक खोखले पर्वत से भी अधिक ऊंचा दिखाई देता था। अब चूंकि वह एक आध्यात्मिक इकाई था, इसलिए इस पर्वत पर प्रतिबंध संभवतः आध्यात्मिक पहलू को लक्षित करके लगाए गए थे। चूंकि वह पहले ही सहमत हो चुका था, इसलिए उसने झिझकना बंद कर दिया और गहरी सांस ली। फिर वह पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसने अपने हाथ चट्टान की दीवार पर रखे। 10 दिन से ज्यादा समय तक पहाड़ पर चढ़ने के बाद वह पहले से ही इसका आदी हो चुका था। चढ़ाई करना एक हुनर बन चुका था। वह आसानी से दर्जनों मीटर चढ़ गया। वांग टेंग को थोड़ी उलझन महसूस हुई। उस कैद करने वाली ताकत के अलावा ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई और चुनौती नहीं है। क्या यह इतना सरल था? ये बहुत आसान था। हालांकि संयम था, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। वह सामान्य चढ़ाई की गति बनाए रख सकता था, आध्यात्मिक खोखले पहाड़ के विपरीत, जिसने उसे एक बड़े पहाड़ द्वारा कुचले जाने का एहसास कराया। आत्मयातना 2। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। आध्यात्मिक खोखले पर्वत पर चढ़ने के अनुभव ने उसे गलत धारणा दी थी, जिससे उसे लगा कि यह पर्वत भी वैसा ही होगा। हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत साबित हुई। जल्द ही वह 1000 मीटर ऊपर चढ़ गया और अचानक चारों ओर से तेज हवा चलने लगी। ये हवा कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो वह हवा के झोंकों से प्रकट हुई हो और सीधे उसकी आध्यात्मिक सत्ता पर बह रही हो। ये यहाँ है। मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। वांग टेंग के हाव भाव बदल गए और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसी समय उसके शरीर से दर्द की लहरें फैल गईं। ये हवा खास तौर पर आध्यात्मिक संस्थाओं को निशाना बना रही थी। उसने सिर नीचे करके देखा तो उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन काटने का दर्द काफी तेज महसूस हो रहा था। पफ।
हवा का एक और झोंका आया और वांग टेंग का पूरा चेहरा विकृत हो गया। वह ठंडी हवा के लिए हौंफने लगा। अरे, ये दुखता है। वांग टेंग ने अपने दांत पीसते हुए भयंकर हवा को सहन करते हुए ऊपर की ओर चढ़ना जारी रखा तथा यथासंभव गति बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि इस पर्वत की सीमाओं के कारण उनकी गति एक निश्चित सीमा के भीतर ही रहती थी, जिससे आगे बढ़ना संभव नहीं था, जिसके कारण उन्हें व्यवस्थित तरीके से चढ़ाई करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। उसे नहीं पता था कि वह कब से चढ़ाई कर रहा था और वांग टेंग को पूरा शरीर सुन्न महसूस हो रहा था। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था, मानो उसे 1000 बार काटा गया हो। यदि उसकी इच्छाशक्ति पर्याप्त मजबूत न होती तो वह इसे सहन करने में असमर्थ होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक इसी समय भयंकर हवा अचानक गायब हो गई। वांग टेंग थोड़ा स्तब्ध रह गया और राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। शुक्र है, वह अभी भी जीवित था। धमाका! अचानक बिजली का एक बोल्ट सीधे उस पर गिरा। क्या बकवास है! वांग टेंग को इस भयंकर प्रभाव को सहते हुए कोसने से खुद को नहीं रोक सका। यह अनुभूति अवर्णनीय थी। इससे पहले वह अपने भौतिक शरीर से बिजली के प्रहार को सहन करता था, लेकिन इस बार उसकी आध्यात्मिक सत्ता ने बिजली को सहन किया, जो उसके भौतिक शरीर से इसे सहन करने से भी अधिक दर्दनाक था। उसे इस बात ने पागल कर दिया कि भयंकर हवा के ठीक बाद बिजली गिरी, जिससे उसे आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। बूम बूम बूम! इससे पहले कि वांग टेंग कुछ और सोच पाता, फिर से कई बिजली कड़कने लगी। इस बार लगातार 3 बार वज्रपात हुआ। वह बाहर से झुलस गया था और अंदर से कोमल। हालांकि बिजली गिरने से दर्द हुआ था, लेकिन ये भयंकर हवा की तरह थी जिससे कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। तुरंत ही वह वास्तविकता में वापस आ गया और तेजी से चढ़ाई जारी रखी। वह भी अभी लगभग स्तब्ध हो गया था, यहाँ तक कि पहाड़ पर चढ़ना भी भूल गया था। वांग टेंग मूर्ख नहीं था। यातना के पिछले 2 दौर के आधार पर ऐसा लग रहा था कि यातना का प्रकार नियमित अंतराल पर बदलता रहेगा। उदाहरण के लिए, पहले भयंकर हवा चली, उसके बाद बिजली चमकी। शायद अगली बारी आग की होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब उसे जो करना था वह था इस क्षेत्र को यथाशीघ्र पार करना, या यूं कहें कि यथाशीघ्र शिखर तक पहुंचना। यह शापित शिखर आध्यात्मिक खोखले पर्वत से भी अधिक यातनापूर्ण था। आध्यात्मिक खोखले पर्वत पर उसे केवल चढ़ना था, लेकिन ये पर्वत वास्तव में एक यातना थी। बूम बूम बूम! बिजली की चमक लगातार वांग टेंग के शरीर पर गिर रही थी, जिससे उसके शरीर की हर कोशिका में एक अद्वितीय पीड़ा महसूस हो रही थी। भयंकर हवा और बिजली के दर्द का स्तर तुलनीय था, फिर भी पूरी तरह से अलग था। एक चीरने वाले दर्द जैसा था और दूसरा एक भयानक चुभन जैसा। इस पीड़ा ने वांग टेंग की आध्यात्मिक इकाई पर काम किया, जिससे उसकी संवेदनाएं इतनी तीव्र हो गईं कि मानो उसका पूरा अस्तित्व टूटने के कगार पर था। एक अनिश्चित अवधि के बाद अचानक बिजली चमकना बंद हो गया। वांग टेंग सतर्क था। उसने अपने आसपास के माहौल पर नजर रखी। धमाका! लाल लपटों का एक गोला सीधे ऊपर से उतरा और उसे पूरी तरह से घेर लिया। मैं कसम खाता हूँ, लानत है! वांग टेंग को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसे भट्टी में जलाया जा रहा हो। मैं और मेरा मनहूस मुंह। मुझे आग का जिक्र क्यों करना पड़ा? और आग सचमुच आए? क्या मैं इतना सही हूँ? आगे क्या होगा? बर्फ और आग। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग अवाक रह गया। उसने भयंकर दर्द सहा और पागलों की तरह पहाड़ पर चढ़ गया। आकाश से आग की लपटें गिर रही थीं, जो लगातार उसके आध्यात्मिक रूप को झुलसा रही थीं। दांत पीसते हुए दर्द सहते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। इस निरंतर पीड़ा के कारण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बुरी तरह से समाप्त हो गई थी और इसकी भरपाई के कोई आसार न होने के कारण इसके खत्म होने का खतरा था। पहाड़ की चोटी पर उस आकृति ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में निराशा की झलक दिख रही थी, फिर उसने अपनी दृष्टि शून्य की ओर घुमा ली। मैं ऐसे नहीं चल सकता। वांग टेंग को अपने दिल पर बोझ महसूस हुआ। उसे लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहाड़ की चोटी तक की यात्रा को झेल नहीं पाएगी। उसे कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। यह यातना सीधे आत्मा को, या दूसरे शब्दों में आत्मा को निशाना बनाती है। आत्मा क्या है? 1 मिनट रुकिए। आत्मा को इच्छाशक्ति का एक रूप माना जा सकता है। इच्छाशक्ति, मेरी आदिम चेतना, मेरी अडिग बिजली युद्ध चेतना। क्या ये इच्छाशक्ति के रूप नहीं है? जब वे निकलती हैं तो वे आभा में बदल जाती हैं, लेकिन मूल रूप से वे एक प्रकार की इच्छाशक्ति हैं। एक पल में वांग टेंग के दिमाग में एक अंतर्दृष्टि कौंधी। उसने तुरंत अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया, जो इस स्थिति में उसके पास एकमात्र सहारा था। इस स्थिति में, जहां अन्य तरीके अप्रभावी थे, इच्छा शक्ति का उपयोग अभी भी किया जा सकता था। धमाका! उसी समय वांग टेंग के आध्यात्मिक रूप से एक भयानक आभा फूट पड़ी। प्राचीन एवं विशाल इच्छा शक्ति, अविचल संकल्प, विद्युतीय सत्ता, चेतना के ये तीनों रूप एक साथ फूट पड़ते हैं।
उनकी आध्यात्मिक सत्ता अमर विद्युत देवता के समान, राजसी, प्राचीन और उल्लंघन से अभेद्य हो गई। उनका आध्यात्मिक रूप एक बार फिर ठोस हो गया और उन्होंने अपने चारों ओर फैली आग का प्रतिरोध किया। वांग टेंग ने चढ़ाई जारी रखी तथा उनका लक्ष्य इस ज्वलंत क्षेत्र को यथाशीघ्र पार करना था। पहाड़ की चोटी पर आकृति की आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ और उसके चेहरे पर गहरी दिलचस्पी का भाव दिखाई दिया। पहाड़ की दीवार पर आग की लपटों से जलता हुआ एक बंदर जैसा दिखने वाला व्यक्ति अविचल और अदम्य होकर लगातार चढ़ता जा रहा था। अध्याय 2174 आत्मा यातना 3। कुछ समय बाद लपटें गायब हो गईं और कड़ाके की ठंड ने जगह ले ली। वांग टेंग, ठंडी हवा के झोंके आए और एक बर्फीली ठंड उसकी आत्मा में गहराई तक घुस गई, जिससे वह लगभग जम गया। वांग टेंग के शरीर की सतह पर बर्फ जम गई, जिससे वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। इतनी ठंड! यदि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ठोस बनाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग न किया होता तो वह उसी समय बिखर सकता था। ये पर्वत अथक था, ऐसा लग रहा था कि हर चुनौती के साथ स्थिति और अधिक क्रूर होती जा रही है, जिससे बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। वांग टेंग ने अब और अटकलें लगाने की हिम्मत नहीं की। उसका मुंह बदकिस्मत था, हर बार जब वह बोलता तो अगली चुनौती और भी कठिन लगती। उसे डर था कि अगर वह जारी रहा तो इसका अंत अच्छा नहीं हो सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कड़ाके की ठंड को झेलते हुए वह एक एक कदम चढ़ता रहा। हालांकि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया था, फिर भी दृढ़ रहना चुनौतीपूर्ण था। उनका आध्यात्मिक रूप लगातार कमजोर होता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वांग टेंग ने अपनी अथक चढ़ाई जारी रखी। कड़ाके की ठंड खत्म हो गई, उसकी जगह तेज सुनहरी आंधी ने ले ली। ये हवा, जो पहले की बर्फीली हवाओं से भी ज्यादा खतरनाक थी, ने चुनौती को और भी बढ़ा दिया। इसके बाद सुनहरा तूफान अनेक हरी लताओं में बदल गया, उसके चारों ओर लिपट गया तथा उसे रसातल में खींचने का प्रयास करने लगा। इसके बाद बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे, पानी की धार बहने लगी और जहरीली हवाएं चलने लगीं। हर मुसीबत उस पर ठोस ताकत के साथ टूट पड़ी। मानो ये काफी नहीं था, यातनाएं लगातार जारी रहीं। हर दौर खत्म होने के बाद ही नए परीक्षणों का दौर शुरू होता। जब तक वांग टेंग अपने चरम शिखर पर नहीं पहुंच गया, तब तक उसे इस अमानवीय यातना का सामना करना पड़ा। ऐसी यातनाओं के कारण वांग टेंग का आध्यात्मिक रूप पतला और पतला होता गया। वह हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती के समान हो गया, जो किसी भी क्षण बुझने के कगार पर थी। क्या हम इस पागलपन को रोक नहीं सकते? वांग टेंग को अपने आध्यात्मिक रूप की पतलीता का एहसास हुआ, जो लगभग कागज के टुकड़े जितना नाजुक था, और वह रोने के कगार पर था। प्रशिक्षुता कब इतनी कठिन परीक्षा बन गई? क्या ये शिक्षक गंभीर था या नहीं? ये सचमुच जीवन और मृत्यु का मामला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कम से कम आध्यात्मिक खोखले पर्वत के साथ कुछ खामियां थीं जिनका फायदा उठाया जा सकता था, लेकिन ये पर्वत किसी भी तरह की संभावना की अनुमति नहीं देता है। यह उसे कोई अवसर नहीं देता है। इस नाजुक क्षण में, जब चारों ओर से जहरीली हवा की लहरें आ रही थीं और वांग टेंग को लगा कि वह अब और नहीं टिक सकता, तो उसके माथे के बीचों बीच एक आकर्षक काले कमल का निशान अनायास ही उभर आया। इस काले कमल के निशान ने हरी जहरीली हवा के अंतिम आक्रमण का प्रतिरोध किया तथा उसकी असली आत्मा को अक्षुण्ण रखा। खुद इस बात से अनजान, वांग टेंग के मन में चढ़ते समय बस एक ही विचार था। वह शिखर पर पहुंचना चाहता था और उस बूढ़े आदमी से पूछना चाहता था जिसने उसे अपना शिष्य बनाने के लिए धोखा दिया था, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? एक अनिश्चित अवधि के बाद जब वह अंतिम विश्राम स्थल पर पहुंचे तो उनके सामने कोई बाधा नहीं थी। जब उसने चारों ओर देखा तो शिखर के ऊपर समय की मार झेल रहा एक व्यक्ति उससे दूर मुंह करके पैर मुड़े बैठा था। वांग टेंग की दृष्टि धुंधली हो गई और वह बेहोश हो गया। उसका आध्यात्मिक रूप अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ये दानव कमल विष शरीर की अचानक सक्रियता थी जिसने एक भूमिका निभाई, अप्रत्याशित रूप से उसके आध्यात्मिक रूप में प्रकट हुई। यह एक आश्चर्य था। वह आकृति जो अनगिनत वर्षों से ध्यान में बैठी थी, अब थोड़ा हिली। धीरे धीरे वह उठ खड़ा हुआ और घूम गया। वांग टेंग के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे, भौहें तीखी थीं और आंखें शून्य की तरह गहरी थीं। उसके चेहरे पर प्राचीन ज्ञान और थकान की झलक थी। साधारण पोशाक पहनने के बावजूद उसके पास एक अनूठा आकर्षण था जिसने एक अमिट छाप छोड़ी। वांग टेंग के पास आकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी आंखों में एक अजीब चमक के साथ उसकी जांच की। आकर्षक, सचमुच आकर्षक। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड चरण की सीमा। 1 शून्य में एक ऊंचा पर्वत मंडरा रहा था। शिखर पर एक व्यक्ति जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था और उसके सामने एक काले बालों वाला युवक लेटा हुआ था। आत्मा की अभूतपूर्व शक्ति। मेरे कई वर्षों के अनुभव के बावजूद इसे पहली बार कहा जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल है। और इच्छा शक्ति, प्राचीन और अडिग, बिजली के साथ जुड़ी हुई, ये दुर्लभ इच्छा शक्तियां हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ब्रह्मांड के मंच पर एक मार्शल योद्धा में एक साथ दिखाई देंगी।
वाकई दिलचस्प है। इसके अलावा इन इच्छा शक्तियों की सीमा उसके अपने दायरे से कहीं अधिक है, कम से कम ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचती है। इसके अलावा उनमें विभिन्न प्रतिभाओं के निशान हैं। ये प्रतिभाएं अलग अलग हैं, फिर भी वे बिना किसी अस्वीकृति या गैर एकीकरण के उनके शरीर और यहाँ तक कि उनकी आत्मा में पूरी तरह से घुल मिल गई हैं। अपनी आत्मा के सार से वह अभी 20 वर्ष की उम्र में है, फिर भी उसने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जातियों से भी आगे हैं। ऐसा लगता है कि इस युवक के पास कई रहस्य हैं। सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति ने अपने सामने खड़े काले बालों वाले युवक पर गहरी नज़र डाली और उसकी आंखों में अजीब सी चमक चमक उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस युवक ने वास्तव में उन्हें कई आश्चर्य प्रदान किए थे। वांग टेंग द्वारा इच्छा शक्ति का उपयोग करने से पहले उसने सोचा था कि वांग टेंग वह व्यक्ति नहीं है जिसे वह खोज रहा था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि उसने लगभग गलत अनुमान लगा लिया था। उनके सामने खड़ा काले बालों वाला युवक उनका शिष्य बनने के लिए पूरी तरह योग्य था। इसके अलावा वह असाधारण जेड के टुकड़े की तरह था। सावधानीपूर्वक नक्काशी के साथ वह निस्संदेह सबसे शक्तिशाली जातियों के प्रतिभाशाली लोगों को पार कर सकता था। एक अज्ञात अवधि के बाद वांग टेंग को धीरे धीरे होश आया। उसके शरीर का दर्द गायब हो गया था और उसका आध्यात्मिक रूप एक बार फिर ठोस हो गया था। उसने अपनी हालत को कुछ आश्चर्य से देखा। वह पहले लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका था, लेकिन अब वह बिना किसी कारण के सामान्य हो गया था। ये वाकई चमत्कारी था। इंतजार नहीं, यह उसका आध्यात्मिक रूप नहीं था, यह उसका भौतिक शरीर था। उसका आध्यात्मिक रूप उसके भौतिक शरीर में वापस आ गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि सब कुछ अजीब लग रहा था। अपने भौतिक शरीर को वापस पाकर वांग टेंग को आखिरकार सुरक्षा का एहसास हुआ। अन्यथा उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह बिना कपड़ों के घूम रहा हो। 1 मिनट रुको, ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऊपर चढ़ते समय किसी को यहाँ देखा था। वांग टेंग अचानक चौंक गया और जल्दी से इधर उधर देखने लगा। उसने पाया कि वह हवा में लटका हुआ है। जो आकृति पहले क्रॉस लेग बैठी थी अब उसके बगल में बैठी थी। वह तुरंत चौंक गया और उसका पूरा शरीर हवा से जमीन पर गिर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह व्यक्ति चुपचाप उसके बगल में बैठा था, भूत की तरह। अगर वह कोई साधारण योद्धा होता तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे बहुत पहले ही इसका आभास हो जाता। लेकिन इस व्यक्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखा और उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। क्या तुम्हें बहुत साहसी नहीं होना चाहिए? अब तुम क्यों डर रहे हो? सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति ने कहा। हे, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, बस तैयार नहीं हूँ। मैं आपको कैसे पुकारूं? मेरा कोई नाम नहीं है। सफ़ेद बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने शांति से कहा। उसके लहजे में पुरानेपन का भाव झलक रहा था। कोई नाम नहीं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और उसने खुद से सोचा, किसी व्यक्ति का नाम कैसे नहीं हो सकता? अपने विचारों के बावजूद उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, तो मैं आपको सीधे एल्डर कहकर संबोधित करूंगा। बहुत ज्यादा शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वांग टेंग को देखा, सिर हिलाया और कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब तक आप यहाँ चढ़ते रहेंगे मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। वांग टेंग की आंखों में चमक चमक उठी। वह उसे अपना शिष्य बनाने जा रहा था। प्रत्यक्ष निर्णयक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग इस बुजुर्ग के सच्चे साधना स्तर के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। अगर वह वास्तव में ईश्वरीय स्तर से ऊपर का प्राणी होता तो उसे अब ब्रह्मांड में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपका नाम क्या है? सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति ने पूछा। वांग टेंग ने उत्तर दिया। सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति ने सिर हिलाया। उसने धीरे से कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 शिष्य बनाए हैं। अब आप तीसरे हैं। हालांकि मेरा असली शरीर यहाँ मौजूद नहीं है, ये तो बस मेरा छोड़ा हुआ अवशेष है। इसलिए अभी के लिए मैं आपको केवल अपना नामात्र का शिष्य मान सकता हूँ। भविष्य में जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं औपचारिक रूप से एक शिष्य दीक्षा समारोह आयोजित करूंगा और आधिकारिक रूप से तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। वांग टेंग की आंखों में निराशा की झलक दिखी। पता चला कि वह सिर्फ नाम का शिष्य था। हालांकि बुजुर्ग ने बताया कि उनका असली शरीर मौजूद नहीं था, इसलिए वांग टेंग ने और अधिक मांगने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अगली बार जब हम मिलेंगे, यदि आपकी प्रगति मुझे संतुष्ट करने में विफल रहती है तो मैं किसी भी समय आपकी स्थिति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं। सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग टेंग अवाक रह गया। अभी कुछ देर पहले बुजुर्ग सीधे सादे लग रहे थे, लेकिन अब अचानक बदलाव आ गया था। फिर भी उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह अपने बड़े भाई को प्रभावित करने में असफल हो जाएगा। आखिरकार उसके पास कुछ विशेष लाभ थे। यदि इन परिस्थितियों में उसे पहचान नहीं मिल सकी तो वह छिपने के लिए कोई गड्ढा ढूंढ लेगा और फिर कभी बाहर नहीं आएगा।
वह एक गुरु खोजना चाहता था क्योंकि उसे एक शक्तिशाली समर्थन चाहिए था जिससे उसे अपने व्यक्तिगत विकास के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वांग टेंग के पास सिस्टम का समर्थन था, इसलिए उसे साधना के लिए किसी गुरु पर बहुत अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए नाम मात्र का शिष्य होना बुरा नहीं था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्र और साधना के स्तर को देखते हुए मैं पहले से ही काफी संतुष्ट हूँ। अपनी प्रतिभा के साथ जब तक आप सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहेंगे, आप अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों से आगे निकल सकते हैं, सफेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। इसके अलावा अब जब आप मेरे नामात्र के शिष्य हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको कुछ अवसर प्रदान करूंगा। अवसर? वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। ठोस लाभों का हमेशा स्वागत किया जाता था। उत्साहित होकर उसने कहा, मास्टर। वांग टेंग की उत्सुक अभिव्यक्ति देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ये देखकर मजा आया। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, इतनी जल्दी मत करो। इससे पहले कि मैं तुम्हें अवसर प्रदान करूं, मुझे ये जानना होगा कि तुम कौन सा रास्ता अपनाने का इरादा रखते हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड चरण की सीमा। 2. कौन सा रास्ता? वांग टेंग अचंभित रह गया। ये सवाल थोड़ा जाना पहचाना था। उसका चेहरा अजीब हो गया। मैं देख रहा हूं कि आपकी आत्मा शक्तिशाली है। क्या आप आत्मा में महारत हासिल करना चाहते हैं? सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा। मैं आध्यात्मिक विषय में विशेषज्ञता नहीं रखता। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। आपकी फोर्स साधना भी खराब नहीं है। इसका मतलब है कि आप फोर्स में माहिर हैं, सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। आप कौन सी फोर्स का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा, बिजली, जहर, बर्फ, प्रकाश। वांग टेंग ने अपनी उंगलियों से गिनती की और ईमानदारी से जवाब दिया। खैर, उसे डार्क फोर्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। सफ़ेद बालों वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी। मास्टर। वांग टेंग को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। क्या आपके पास ये सारी ताकतें हैं? सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वांग टेंग को देखा और पूछा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। सफ़ेद बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी की नज़र गहरी थी, वह किसी विचार में खोया हुआ लग रहा था। उसने कहा, बेटा, तुमने मुझे हैरान कर दिया है। आप बहुत दयालु हैं, वांग टेंग ने उत्तर दिया। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति ने कहा। क्या आप जानते हैं कि एक साथ इतने सारे प्रकार की शक्तियों की साधना करने के क्या परिणाम होते हैं? मुझे पता है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। क्या आप अब भी जारी रखना चाहते हैं? आदमी ने उदासीनता से पूछा। हाँ, वांग टेंग ने दृढ़ता से कहा। अच्छा। सफ़ेद बालों वाले आदमी ने उसे गहराई से देखा और कहा, तुम्हारे अंदर असाधारण साहस है। तुम्हारे बड़े भाई और बहन भी तुम्हारे जितने प्रभावशाली नहीं हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर, क्या ये तारीफ है? वांग टेंग ने सावधानी से पूछा। हाँ, सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उत्तर दिया। उस स्थिति में धन्यवाद, वांग टेंग ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। तो आप शक्ति संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं? सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए टिप्पणी की। ईमानदारी से कहूं तो गुरुजी, विभिन्न पहलुओं में मेरा विकास अपेक्षाकृत संतुलित है। चाहे वह आध्यात्मिक शक्ति हो, बल हो, शारीरिक शक्ति हो इत्यादि, कोई कमजोरी नहीं है। इसलिए एक तरह से मैं उन सभी पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, वांग टेंग ने शर्मीली मुस्कान के साथ समझाया। ये कथन थोड़ा घमंड भरा लग सकता है, लेकिन ये सच था। सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग ऐसी बातें कहेंगे, और यहाँ तक कि वह भी एक पल के लिए अवाक रह गया। पहले वह दिखावा करने में माहिर था, लेकिन आज उसे लगा कि वह इस नए शिष्य से पीछे रह गया है। यह उसके जीवन में पहली बार हुआ था। किसी कारणवश सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति को राहत महसूस हुई। उनके पहले 2 शिष्य दिखावे की कला में उनके समान निपुण नहीं थे। मास्टर, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? वांग टेंग ने सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति की चुप्पी देखी और सोचा कि उसने उसे नाराज कर दिया है। उसने उसे सावधानी से बुलाया। मेरे अनुभव में आपकी स्थिति अभूतपूर्व है। सफ़ेद बालों वाला अधेड़ व्यक्ति कुछ देर चुप रहने के बाद बोला। उसने शांति से वांग टेंग की ओर देखा और कहा, हालांकि मेरे दर्शन में सभी रास्ते शिखर तक ले जाते हैं और कोई भी व्यक्ति चुने गए मार्ग के बावजूद शिखर तक पहुंच सकता है, मुझे स्वीकार करना चाहिए, आपका चुनाव सबसे चुनौतीपूर्ण है। मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं, क्या आप निश्चित हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उन्होंने इस सवाल पर लंबे समय तक विचार किया था। सिस्टम की मौजूदगी के बिना वह ये चुनाव नहीं कर पाते, लेकिन चूंकि उनके सामने अवसर था, इसलिए वह इसे गंवा नहीं सकते थे। अच्छा। सफ़ेद बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने चाहे राहत महसूस की हो या जटिल भावनाओं को पालते हुए उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। चूंकि तुमने ये रास्ता चुना है, इसलिए मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा।
अपने हाथ की एक सहज लहर से एक सिर के आकार का पारदर्शी गोला वांग तेंग के सामने प्रकट हुआ, जो मध्य हवा में मंडराते हुए एक मंद और अलौकिक चमक उत्सर्जित कर रहा था। ये वस्तु एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। मैं अपने बचपन में विनाश के कगार पर खड़े एक ब्रह्मांड के पास से गुजरा था और उसे अस्तित्व में लाया। अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति। वांग तेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने राउंड बॉल से इस खजाने के बारे में सुना था। कहा जाता है कि यह एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जिसे केवल एक गुप्त क्षेत्र के भीतर से ही प्राप्त किया जा सकता है, और बहुत कम लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि इसे पा सकें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिछली बार जब उन्होंने अराजक अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश किया था तो उन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता नहीं चला था, हालांकि उनकी उपलब्धियां बहुत अच्छी थीं। बाद में इस पर विचार करते हुए वह पश्चाताप महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर भी उनके गुरु इतनी आसानी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने में सक्षम थे। यह अविश्वसनीय था। यदि राउंड बॉल वहां मौजूद होती तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जातीं। अतीत में दूसरों द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्राप्त करने के बारे में जो उल्लेख किया गया था वह उसके सामने मौजूद विशाल क्षेत्र की तुलना में तुच्छ लग रहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के प्रारंभिक शब्दों से संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड की यह विशेष उत्पत्ति विनाश के कगार पर खड़े ब्रह्मांड से निकाली गई है, जिससे यह एक पूर्ण और अक्षुण्ण ब्रह्मांडीय स्रोत बन गया है। ये पूर्ववर्ती मार्शल योद्धाओं द्वारा अर्जित मात्र अंशों से भिन्न था। इस समय वांग तेंग स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से निकलने वाली अनोखी शक्ति को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि यह ब्रह्मांड की सबसे मौलिक शक्तियों को समाहित कर रही थी। पारदर्शी क्षेत्र से निकलने वाली चमक के हल्के से संपर्क में आने पर उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व एक शानदार परिवर्तन से गुजर रहा था। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड मंच क्या है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वांग तेंग की ओर देखा और उसे जवाब देने का मौका नहीं दिया। ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचने का अर्थ है योद्धा के शरीर के भीतर एक छोटे ब्रह्मांड को जन्म देना। ब्रह्मांड की इस उत्पत्ति को आत्मसात करने पर आंतरिक ब्रह्मांड पूर्णता की ओर अग्रसर होगा, जिससे आत्मा और शरीर का कायापलट और उत्थान होगा। ब्रह्मांड स्तर पर मार्शल योद्धाओं को इस परिमाण के ब्रह्मांड की उत्पत्ति को अवशोषित करने के बाद ब्रह्मांड स्तर की सीमा तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। ब्रह्मांड मंच की सीमा। वांग तेंग ने आश्चर्य से दोहराया। हर क्षेत्र की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में उन तक पहुंचते हैं वे बहुत दुर्लभ हैं। आमतौर पर प्रत्येक चरण में नींव जितनी गहरी होती है, व्यक्ति की क्षमताएं उतनी ही मजबूत होती हैं। अगले चरण में आगे बढ़ने पर ताकत भी उसी चरण की ताकत से बढ़कर हो जाती है। दूर तक जाने के लिए व्यक्ति के पास एक गहरी नींव होनी चाहिए। सीमाओं तक पहुंचना सबसे अच्छा परिणाम है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक समझाया। सीमा तक पहुंचने के बाद क्या होता है? वांग तेंग ने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, इसका मतलब बस एक ही मंच पर अजेयता है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बेपरवाही से जवाब दिया। एक ही क्षेत्र में अजेयता? वांग तेंग ने भौहें उठाईं, एक पल के लिए चुप हो गए और मन ही मन मजाक करते हुए बोले, बिल्कुल कुछ खास नहीं। उनका हमेशा से मानना था कि एक ही मंच पर सभी प्रतिभाशाली लोगों को हराने से वह उस मंच पर अजेय हो जाएंगे। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि सच्ची अजेयता के लिए मंच की सीमाओं को उसकी सीमाओं तक धकेलना जरूरी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और इन सीमाओं को प्राप्त करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य प्रतीत होता था। पर्याप्त अवसरों के बिना यह असंभव था। अपने सामने मौजूद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वांग तेंग ने यह दावा करने का साहस किया कि एक सच्चा देव स्तर का शक्तिशाली केंद्र भी इस तरह के खजाने का उत्पादन करने के लिए संघर्ष कर सकता है। चलो मिल जाते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सफेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। ठीक है, वांग तेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। वह ध्यान की मुद्रा में बैठ गया, उसकी नज़र पारदर्शी गोले पर टिकी हुई थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के एक सहज इशारे से पारदर्शी गोला वांग तेंग की ओर तैरने लगा और धीरे धीरे ऊपर से उसके शरीर में विलीन हो गया। धमाका। एक पल में वांग तेंग को अपने पूरे शरीर में एक झटका महसूस हुआ। उसके आंतरिक ब्रह्मांड में एक अजीबोगरीब शक्ति फूट पड़ी, जो पारदर्शी ऊर्जा के झोंकों में बदल गई और उसके पूरे आंतरिक ब्रह्मांड में फैल गई, हर कोने तक पहुंच गई। परिवर्तन शुरू हो रहा था। बाहर सफेद बालों वाला अधेड़ व्यक्ति वांग तेंग को ऐसी निगाह से देख रहा था जिसमें जटिलता का आभास था। ये व्यक्ति अब तक का सबसे अनोखा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और सबसे अधिक प्रतिभाशाली भी। क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैं खोज रहा हूँ? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खुद से बुदबुदाया। आवाज़ इतनी धीमी थी कि कोई उसे सुन नहीं पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वांग तेंग ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उसने महसूस किया कि उसका पूरा अस्तित्व बदल गया है। खुद को रोक न पाने के कारण उसने अपने गुण पैनल पर नजर डाली। जीवन की उत्पत्ति 1,18,000। आत्मा की उत्पत्ति 1,18,000। आत्मा 20,000 बटा 2,36,000। ब्रह्मांड क्षेत्र
मेरे जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति दोनों में वृद्धि हुई है। मेरी आत्मा विशेषता भी है। ये पहले से ही पूर्ण अवस्था में है, लेकिन अब एक नई सीमा है। 236,000 अंक। ये फिर से बढ़ने वाला है। क्या ये सीमा है? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और तुरंत अपने भौतिक रूप में एक सूक्ष्म कायापलट महसूस किया, मानो उसके शरीर में एक गहरा परिवर्तन हुआ हो, जिससे उसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से दुर्जय हो गई हो। धमाका! एक जोरदार मुक्का मारा गया, जिससे हवा में जोरदार धमाका हुआ। अंतरिक्ष मुड़ गया, रह गया और फिर बिखर गया, जिससे शून्य का एक गहरा काला शून्य प्रकट हुआ। एक ही मुक्का की ताकत डरावनी थी। इतना शक्तिशाली! वांग टेंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। उसकी शारीरिक शक्ति पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, जो स्वर्ग मंच के योद्धा से मुकाबला करने में सक्षम थी। अब ऐसा लग रहा था कि यह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है, एक ऐसा विकास जो अविश्वसनीय से कम नहीं था। आपकी वर्तमान शक्ति चौथे लोक की शक्ति के बराबर है, सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने घोषणा की। चौथा क्षेत्र। वांग टेंग थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, गुरुजी, क्षेत्र शक्ति क्या है? क्षेत्र शक्ति विश्व की शक्ति है, एक इकाई जो विशेष रूप से शक्ति मापने के लिए उपयोग की जाती है। ब्रह्मांड के चरण का शिखर 10वीं क्षेत्र शक्ति है, और आप अभी चौथी क्षेत्र शक्ति तक पहुंचे हैं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने समझाया। दुनिया की शक्ति। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर अचानक आश्चर्यचकित हो गया। मैं केवल चौथे क्षेत्र की शक्ति तक ही पहुंच पाया हूं। शिखर तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आपकी सीमा अभी तक पूरी नहीं हुई है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अजीब भाव से कहा। मेरी सीमा अभी पूरी नहीं हुई है। वांग टेंग ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है आप एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति को विलय करना जारी रख सकते हैं? सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक और ब्रह्मांड की उत्पत्ति निकाली और कहा। वांग टेंग ने आश्चर्यचकित होकर पारदर्शी ब्रह्मांडीय स्रोत को देखा और कहा, गुरुजी, क्या आपके पास इसका केवल एक ही नहीं है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब इतनी आम हो गई? किसने कहा कि मेरे पास केवल एक ही है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, जब मैं एक अन्य धरते ब्रह्मांड से गुजरा था तो यह एक आकस्मिक रूप से परिष्कृत हो गया था। ओह! वांग टेंग अवाक रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रभावशाली। ब्रह्मांड की एक और उत्पत्ति को सहजता से परिष्कृत करना, मानो ये बहुत आसान है। हे भगवान, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आसानी से परिष्कृत किया जा सके। यह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है जो आपको कहीं भी मिल सकती है। और आप बार बार दहते ब्रह्मांडों से कैसे मिलते रहते हैं? क्या दहते ब्रह्मांडों से मिलना इतना आसान है? वांग टेंग को अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वांग टेंग क्या सोच रहा होगा। वांग टेंग ने बिना समय बर्बाद किए आज्ञाकारी ढंग से पैर मोड़कर बैठ गया और मैं तैयार हूँ वाला भाव दिखाया। यह एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी और भले ही उसने पहले से ही एक को आत्मसात कर लिया था, फिर भी उसे यह अत्यधिक नहीं लगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उंगली के एक झटके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति वांग टेंग के सिर पर उतरी और धीरे धीरे विलीन हो गई। एक बार फिर वांग टेंग को पूरे शरीर में गहरा झटका लगा। अजीब ऊर्जाएं उसके आंतरिक ब्रह्मांड में फैल गईं, जिससे एक और परिवर्तन हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। धीरे धीरे समय बीतता गया। सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। वह अभी भी सीमा तक नहीं पहुंचा है। उनके प्रशिक्षण के स्तर को देखते हुए उन्हें आश्चर्यचकित करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वांग टेंग का वर्तमान प्रदर्शन फिर भी आश्चर्य की भावना पैदा करने में कामयाब रहा। ये ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा एक ब्रह्मांड की 2 उत्पत्ति को अवशोषित करने के बाद भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। ये बात उसकी समझ से परे थी। अपने लंबे जीवनकाल में अब तक का सबसे प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा केवल एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ही आत्मसात कर सकता था जब वह ब्रह्मांड के स्तर पर था। वह सीमा थी। फिर भी यहाँ वांग टेंग थे, जिन्होंने 2 को अवशोषित कर लिया था और ऐसा प्रतीत होता है कि वे जारी रखने के लिए तैयार थे। अधेड़ उम्र के आदमी की दिलचस्पी एक बार फिर जाग उठी। उसने एक और ब्रह्मांड की उत्पत्ति निकाली, जिसे उसने आखिरी बार तब परिष्कृत किया था जब वह एक और धहते ब्रह्मांड से गुजर रहा था। चूंकि उनके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने अनेक लोगों की यात्रा की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कई धहते हुए ब्रह्मांडों का सामना करना पड़ा। हालांकि यह उनके पास बचा हुआ आखिरी ब्रह्मांड का उद्गम भी था। अगर वांग टेंग अभी भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंच पाया, तो उसे अपने दम पर एक और ब्रह्मांड का उद्गम खोजने पर निर्भर रहना होगा। ये युवक एक अंतहीन खाई की तरह लग रहा था। सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वांग टेंग के सिर के ऊपर ब्रह्मांड की तीसरी उत्पत्ति रख दी ताकि वह उसे आत्मसात कर सके। वांग टेंग, जो अपनी साधना अवस्था से बाहर निकलने वाला था, अपने आंतरिक ब्रह्मांड में एक और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को फूटता हुआ महसूस करके आश्चर्यचकित था। वह थोड़ा चकित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या हो रहा था? दूसरा
क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी ब्रह्मांड स्तर की सीमा तक नहीं पहुंचा है? वांग टेंग पूरी तरह से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने की सुविधा नहीं थी। तुरंत उसने अपनी चेतना को एक बार फिर से विसर्जित कर दिया, ब्रह्मांड की इस तीसरी उत्पत्ति को आत्मसात करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड की यह उत्पत्ति अराजकता की मूल ऊर्जा से बहुत अलग थी, जिसे उन्होंने अराजक अज्ञात में अवशोषित किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूरे ब्रह्मांडीय क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी, जबकि अराजकता की मूल ऊर्जा अराजकता की उत्पत्ति से प्रभावित थी, जो अराजकता में पैदा हुई एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में मौजूद थी। अराजकता की वास्तविक उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए किसी को पूरे ब्रह्मांडीय अज्ञात को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। हालांकि अराजक जानवरों की आत्माएं कुछ हद तक इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समान थीं, जो किसी के जीवन सार को बढ़ाने और परिवर्तन को प्रेरित करने में सक्षम थीं। जब वांग टेंग ब्रह्मांड स्तर पर चढ़े तो अराजक जानवरों की आत्माओं की सहायता से वे अपनी सीमा तक पहुंचे। इसका मतलब ये था कि अराजक जानवरों की मदद से वह आकाशीय चरण की सीमा तक पहुंच गया था और ब्रह्मांडीय चरण तक आगे बढ़ गया था। इसलिए अब ब्रह्मांड स्तर की सीमा तक पहुंचने के लिए वांग टेंग को ब्रह्मांड की कई उत्पत्तियों की आवश्यकता थी। जैसा कि सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा था, किसी की नींव जितनी गहरी होगी उसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि इसके विपरीत अगले क्षेत्र में आगे बढ़ना अधिक चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। वांग टेंग द्वारा ब्रह्मांड की तीसरी उत्पत्ति को आत्मसात करने के साथ ही अंततः उसे एक संतृप्ति का एहसास हुआ, जो उसकी आत्मा और उसके भौतिक शरीर की गहराई से निकल रही थी। उसकी आत्मा और शरीर दोनों में सूजन जैसी अनुभूति हुई। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए वह सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति की ओर देखकर मुस्कुराया। मास्टर, मैं आखिरकार सीमा पर पहुंच गया हूं। इस समय सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति के बारे में वांग टेंग की धारणा में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति वास्तव में उसे अपना शिष्य मानता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह बिना किसी अनिच्छा के उसे 3 अनमोल मूल ब्रह्मांड नहीं दे देता। शुरू में समर्थन की मांग करने वाले वांग टेंग के मन में अब उस व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो गया था। खैर, ये तो विचारणीय है कि उसे कितना कुछ दिया गया था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, आपने कुल मिलाकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की 3 गेंदों को अवशोषित किया है। मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि आपकी नींव मेरी कल्पना से भी अधिक गहरी है। भगवान, प्रत्यक्ष शिष्य 2। हालांकि मेरे लिए स्वर्ग स्तर तक आगे बढ़ना मुश्किल होगा, वांग टेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। विशेषताएं फिर से बदल गईं। जीवन की उत्पत्ति 1,50,000। आत्मा की उत्पत्ति 1,50,000। आत्मा 2,00,000/3,00,000 ब्रह्मांड क्षेत्र। उसके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति 150,000 अंक तक बढ़ गई थी और उसकी आत्मा विशेषता की सीमा 300,000 अंक तक बढ़ गई थी। वांग टेंग लगभग उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को उगलना चाहता था जिसे उसने अभी अभी अवशोषित किया था। उसे अभी भी अपने आध्यात्मिक गुण को 1,00,000 अंक तक बढ़ाना था, जो अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण लग रहा था। चूंकि यह वह रास्ता है जिसे आपने चुना है, इसलिए आपको अपने दांत पीसकर इसे पूरा करना होगा, भले ही यह कठिन हो। सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांति से कहा, वांग टेंग के चेहरे पर भाव देखते हुए। उसके मुंह के कोने पर एक हल्का सा मोड़ आया, लेकिन जल्दी ही गायब हो गया। बच्चे, मैंने तुम्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 3 सूत्र यूं ही नहीं दे दिए। मैं समझ गया, गुरुजी। वांग टेंग ने आह भरी और सिर हिलाकर अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब अपनी पूरी ताकत लगाओ और एक और मुक्का मारो, सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने कहा। वांग टेंग तुरंत फिर से एकाग्र हो गया, एक खुली जगह पर चला गया और एक मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ शून्य सीधे ढह गया और एक भयानक बल बाहर निकल आया, जिससे भयानक उतार चढ़ाव पैदा हुए, जिसने सीधे आसपास के स्थान को तोड़ दिया। पिछले मुक्के से उसकी मुट्ठी के 1 मीटर के दायरे में जगह सिमट गई थी, लेकिन यह मुक्का 3 मीटर के दायरे में जगह सिमट सकता है। बुरा नहीं है, छठे क्षेत्र की शक्ति। सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने टिप्पणी की। छठी लोक शक्ति। क्या आपने नहीं कहा था कि ब्रह्मांड चरण की सीमा 10वीं लोक है? वांग टेंग ने असमंजस में पूछा। आपने कई अन्य कारकों को नज़रअंदाज कर दिया है, तकनीक, जन्मजात प्रतिभा और यहाँ तक कि आपका क्षेत्र भी। सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने समझाया। मैं समझता हूँ। मैं जिन तकनीकों का अभ्यास करता हूँ, मेरी जन्मजात प्रतिभाएं और यहाँ तक कि मेरा क्षेत्र भी अभी भी मेरी शक्ति को 10वीं क्षेत्र शक्ति तक पूरी तरह से पहुँचाने में असमर्थ हैं। वांग टेंग ने सोच समझकर सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपके पास पहले से ही 10वीं क्षेत्र शक्ति का आधार है, लेकिन इसे पूरी तरह से बाहर लाने के लिए आपको विभिन्न कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है। यही एक मार्शल योद्धा और एक क्रूर के बीच का अंतर है, सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। आप कौन से शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं? इसका स्तर क्या है? सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर पूछा।
यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। वांग टेंग ने सच्चाई नहीं छिपाई। एक स्वनिर्मित ग्रंथ। सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वांग टेंग पर उसका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था और वांग टेंग के रहस्योद्घाटन से उसकी गहरी निगाहों की शांति कई बार भंग हो चुकी थी। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धाओं ने अपना शास्त्र बनाया और इसकी खेती करने का साहस किया। सफ़ेद बालों वाले उस अधेड़ व्यक्ति को लगा कि अपनी उम्र के बावजूद वह पहली बार किसी विचित्र चीज़ का सामना कर रहा है जिससे उसका ज्ञान बढ़ रहा है। मुझे अपना स्वयं निर्मित धर्मग्रंथ दिखाए, उन्होंने अनिच्छा से कहा। इस समय वह उसके माथे की मालिश करना चाहता था, लेकिन वांग टेंग के सामने एक श्रेष्ठ व्यक्ति की छवि बनाए रखने के लिए उसने अपनी इच्छा का विरोध किया। वांग टेंग ने उसके चेहरे पर जो भाव देखे, उन्हें किसी कारण से थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। फिर उन्होंने चुपचाप अपनी खुद की बनाई तकनीक कैस कॉन्स्टेलेशन स्क्रिप्चर का पाठ किया। वैसे भी उनके अलावा कोई भी इस तकनीक को विकसित नहीं कर सकता था। जब वांग टेंग ने चुपचाप तकनीक का पाठ किया तो सफ़ेद बालों वाला अधेड़ व्यक्ति शुरू में इसे सुधारने और परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। उनके विचार में ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा द्वारा स्वयं निर्मित शास्त्र संभवतः त्रुटियों और समस्याओं से भरा होगा, भले ही इसे विकसित किया जा सके। हालांकि जैसे जैसे वांग टेंग आगे बोलता गया, अधेड़ उम्र का आदमी और भी हैरान होता गया। उसकी गहरी आंखों में अविश्वास की एक झलक दिखाई दी। यदि आश्चर्य की पिछली दो घटनाएं छोटी छोटी लहरों की तरह थीं, तो इस बार ऐसा लगा जैसे किसी शांत झील में कोई बड़ा पत्थर फेंक दिया गया हो, जिससे शोर मच गया और नीचे बैठी मछलियां परेशान हो गईं। जब वांग टेंग ने अराजकता नक्षत्र शास्त्र के अंतिम शब्द सुनाना समाप्त किया तो सफ़ेद बालों वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति चिंतन में डूब गया। काफ़ी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसा लगा जैसे उसने वांग टेंग को एक तरफ कर दिया हो। वांग टेंग, क्या हो रहा था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका गुरु, जो उसके धर्मग्रंथ को सुधारने के लिए तत्पर था, अब उसे अनदेखा कर रहा था। वांग टेंग के पास दूसरे पक्ष के सामने पैर मोड़कर चुपचाप बैठने और प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अज्ञात समय के बाद सफ़ेद बालों वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है और बिना कुछ बोले वांग टेंग को घूरता रहता है। मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ है? वांग टेंग ने थोड़ा चौंकते हुए सावधानी से पूछा। अद्भुत, सफ़ेद बालों वाला अधेड़ आदमी अचानक बोला। वांग टेंग, क्या आपने सचमुच इस ग्रंथ की रचना स्वयं की है? सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति ने पूछा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। केवल ब्रह्मांड मंच तक? सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर पूछा। वांग टेंग ने फिर सिर हिलाया और कहा, शास्त्र का अगला भाग अभी तक नहीं निकाला गया है। इसके लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता है और मैं अभी भी केवल ब्रह्मांड चरण पर ही हूँ। ये सही है, आप अभी केवल ब्रह्मांड स्तर पर हैं। सफ़ेद बालों वाला अधेड़ व्यक्ति बोला। यदि यह निर्विवाद वास्तविकता और उनका व्यापक अनुभव न होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि ऐसा गहन ग्रंथ एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा द्वारा रचा गया था। सफ़ेद बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी बेहद उत्सुक था। उसने अपने दिल में आह भरी, यह महसूस करते हुए कि इस शिष्य ने कई सालों से शास्त्रों के बारे में बनाई गई उसकी पूर्व धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया है। हालांकि वह पूछने से खुद को नहीं रोक पाया, आपने ये तकनीक कैसे बनाई? वांग टेंग के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। क्या ये मास्टर उससे निराश हो गया था? उसी समय उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शास्त्र में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। बिना कुछ छिपाए उन्होंने सीधे सीधे मूल उद्देश्य और धर्मग्रंथ की रचना की प्रक्रिया को बताया। सफ़ेद बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी हैरानी से हैरान था, बीच बीच में सिर हिलाता रहा। उसने वांग टेंग की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। ठीक ठीक, वांग टेंग ने ठहाका लगाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन ऐसी तकनीक बनाने के लिए आपके विचार वाकई असाधारण हैं। यहाँ तक कि शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा भी इस तरह सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते। सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। आप बहुत दयालु हैं, वांग टेंग ने उत्तर दिया। मैं आपको इस शास्त्र के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सिखा सकता। हम सिर्फ इस पर चर्चा कर सकते हैं और मैं अपनी कुछ अंतर्दृष्टि आपके साथ साझा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह भविष्य में स्वर्ग मंच शास्त्र बनाने में आपकी मदद करेगा। हालांकि वास्तविक निर्माण प्रक्रिया आप पर निर्भर करेगी, अन्यथा आप आसानी से मेरे मार्ग से प्रभावित हो सकते हैं, सफ़ेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। ये काफ़ी है, वांग टेंग ने खुशी से कहा। मास्टर, एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा के रूप में आपकी अंतर्दृष्टि सामान्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में परे है। वे निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत मददगार होंगे। सफ़ेद बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और आगे कहा, आपका धर्मग्रंथ कई मूल शक्तियों पर आधारित है जिन्हें मिलाकर अराजकता बल बनाया गया है। इस प्रक्रिया में संतुलन पर जोर दिया जाता है। मैं 5 तत्व बलों का उदाहरण लूंगा। वांग टेंग गंभीर हो गया, उसकी निगाहें लगातार टिमटिमा रही थीं। वह समय समय पर सिर हिलाता रहा, सवाल पूछता रहा या अपने विचार साझा करता रहा। उन दोनों ने परस्पर पुष्टि की और विचारों का आदान प्रदान किया।
यदि कोई भी व्यक्ति जो सफ़ेद बालों वाले उस अधेड़ व्यक्ति को जानता हो, ये देखे, तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा कि वांग टेंग उसके साथ इतनी गहन चर्चा कर रहा था। समय उड़ गया और वे 10 दिन और रात तक चर्चा करते रहे, समय के बारे में पूरी तरह से भूल गए। जब तक सफ़ेद बालों वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति धीरे धीरे शांत नहीं हुआ, तब तक वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद नहीं की, ताकि वह जो कुछ भी हासिल किया था उसे पचा सके। 3 दिन बाद वांग टेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की चमक थम गई थी और वह खड़ा हो गया और सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, धन्यवाद गुरु। अब आपके जाने का समय हो गया है। सफ़ेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और एक टोकन वांग टेंग की ओर उड़ गया। वांग टेंग ने सहज रूप से टोकन पकड़ लिया और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि आसपास का माहौल तुरंत बदल गया था, ठीक वैसे ही जैसे उसके आने पर था, बिना किसी चेतावनी के। इस टोकन को धारण करके अब तुम मेरे प्रत्यक्ष शिष्य हो। जब हमारे पुनः मिलने का दिन आएगा तो वह तुम्हारी पहचान का अनावरण होगा। यदि स्टेलर अकादमी से कोई पूछे तो उन्हें टोकन दिखाओ और वे समझ जाएंगे। एक आवाज़ धीरे धीरे वांग टेंग के कानों तक पहुंची, जो पहाड़ से दूर जाते ही धीमी पड़ गई और अंततः हवा में विलीन हो गई। वांग टेंग ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह आध्यात्मिक खोखले पर्वत की चोटी पर वापस आ गया है। 7वीं तार्कीय अकादमी के अध्यक्ष और 7वीं तार्कीय अकादमी के 2 देव मंच मार्शल योद्धा कुछ ही दूरी पर खड़े थे। वे आश्चर्य से वांग टेंग को देख रहे थे। स्पिरिचुअल हॉलो माउंटेन के बाहर छात्र इस दृश्य को विस्मित होकर देखते रहे। उनकी नज़रों में वांग टेंग केवल एक पल के लिए गायब हो गया था, फिर आध्यात्मिक खोखले पर्वत की चोटी पर लौट आया। राष्ट्रपति, प्रशिक्षकों, वांग टेंग ने जल्दी से राष्ट्रपति और 2 डरावनी उपस्थितियों का अभिवादन किया। 7वें तार्कीय अकादमी के अध्यक्ष ने अचानक वांग टेंग के हाथ में टोकन देखा। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया और उसने वांग टेंग के कंधे को पकड़ लिया और वहीं गायब हो गया। मेरे पीछे आओ। 2 देवता मंच के मार्शल योद्धाओं ने उसका पीछा करने से पहले एक दूसरे को देखा। वे आध्यात्मिक खोखले पर्वत की चोटी से गायब हो गए। यूनिवर्स हॉल में विरासत 1। आखिर हुआ क्या? आध्यात्मिक खोखले पर्वत के बाहर मौजूद लोग तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि वांग टेंग फिर से प्रकट हुआ और राष्ट्रपति तथा अन्य लोग उसे ले जा रहे हैं। वे अनुमान लगाने लगे कि आखिर हुआ क्या था। उसी समय आध्यात्मिक खोखला पर्वत उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया, जिससे वे विस्मय में पड़ गए। मौन अकादमी का एक शाश्वत चरणीय मार्शल योद्धा खड़ा हुआ और चिल्लाया। भीड़ तुरंत शांत हो गई और शाश्वत चरण के योद्धा को देखने लगी। नए छात्रों के सभी प्रदर्शन उपस्थित प्रशिक्षकों द्वारा देखे जा चुके हैं। अब औपचारिक प्रशिक्षु चयन शुरू होता है। प्रशिक्षकों द्वारा चुने गए छात्र ध्यान से विचार करें कि क्या आप उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते हैं। प्रशिक्षक छात्रों को चुनते हैं और छात्र भी प्रशिक्षकों को चुनते हैं। कोई भी आपको मजबूर नहीं करेगा, सनातन अवस्था वाले योद्धा ने शांतिपूर्वक कहा। वहां उपस्थित नए छात्र तुरंत ही सदमे में आ गए और वांग टेंग के साथ हुई घटना को भूल गए। दूसरों के मामले उनके अपने भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। इसके अलावा वांग टेंग की अनुपस्थिति में भी उनकी प्रतिभा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बहुत हृदय विदारक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस पीढ़ी में वांग टेंग की उपस्थिति ने अन्य सभी प्रतिभाओं को दबा दिया तथा प्रतिभा और ताकत में सभी को पीछे छोड़ दिया। उन्हें निराशा महसूस हुई। इस समय कई नए छात्र शाश्वत मंच के मार्शल योद्धाओं को उत्सुकता से देख रहे थे और उनके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे चुने, कृपया मुझे चुने। वे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए तरस रहे थे। गुरु होना इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट तरीका था। यदि वे एक उपयुक्त शक्तिशाली स्वामी का चयन कर सकें तो भविष्य में उनसे आगे निकलने का मौका मिल सकता है। युआन म्यू, क्या तुम मुझे अपना स्वामी बनाने को तैयार हो? आकाश में एक शाश्वत चरण शासक ने युआन म्यू को देखा और उसकी आवाज़ धीरे धीरे गूंज उठी। यद्यपि युआन म्यू वांग टेंग जितना असाधारण नहीं था, फिर भी उसकी प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट थी कि वह एक शाश्वत मंच शासक का ध्यान आकर्षित कर सके। शाश्वत चरण के शासक शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली थे। स्टेलर अकादमियों में उनके बहुत से होने के बावजूद वे ब्रह्मांड में अमूल्य व्यक्ति थे। चाहे वे ब्रह्मांड में कहीं भी हों, शाश्वत स्तर के शासक हमेशा शीर्ष स्तर के प्राणी थे। देव स्तर की सत्ताओं की अनुपस्थिति में शाश्वत स्तर के शासक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। अपनी उंगलियों के एक झटके से वे एक पूरे तारामंडल को नष्ट कर सकते थे, जिससे उनकी भयानक शक्ति का पता चलता था। हालांकि इस समय युआन म्यू ने अनिच्छा का संकेत दिया। जबकि वांग टेंग को राष्ट्रपति और 2 देव मंच की मौजूदगी ने दूर कर दिया था, युआन म्यू केवल एक शाश्वत मंच के शासक को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता था और असमानता बहुत महत्वपूर्ण थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह बहुत घमंडी था, इसलिए शुरू में उसने अपनी मांगें बहुत ऊंची रखी थीं। अब इस बड़े अंतर का सामना करते हुए उसे इसे स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था।
युआन म्यू, तुम्हारा दिव्य नक्षत्र शरीर वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है, किसी से कम नहीं। मैं जिस विधि से साधना करता हूँ वह तुम्हारे मार्ग से मेल खाती है। क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करने को तैयार हो? इस समय एक और शाश्वत चरण शासक आगे बढ़ा और बोला। हर कोई ईर्ष्यालु था। युआन म्यू की प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय थी, जिसने 2 शाश्वत चरण शासकों का ध्यान और प्रतिस्पर्धा आकर्षित की। लू तियान, तुम्हारा वध का मार्ग मेरे मार्ग से मेल खाता है। क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करने को तैयार हो? एक अन्य शाश्वत चरण शासक ने लू तियान की ओर देखते हुए कहा। जैसे कि बाढ़ के द्वार खुल गए हों, एक एक करके शक्तिशाली व्यक्ति आगे आए और अपने पसंदीदा शिष्यों को चुनने लगे। ग्रैंड यूनिवर्स हॉल के जीवंत दृश्य के विपरीत वांग टेंग के यहाँ अजीब तरह से शांति थी। राष्ट्रपति वांग टेंग को एक शांत बड़े हॉल में ले गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस एक जटिल नज़र से उसे देखा। अन्य 2 देव अवस्था के मार्शल योद्धा प्रकट हुए। उन्होंने राष्ट्रपति की ओर देखा और फिर वांग टेंग की ओर और चुप हो गए। वांग टेंग अचानक स्वयं को यहाँ पाकर अवाक रह गया। क्या ये बड़े शॉट उसे पहले से सूचित नहीं कर सकते थे? बिना कुछ कहे वे उसे यहाँ ले आए। वह एक इंसान था, कोई कठपुतली नहीं। चुपचाप शिकायत करने के बाद वह अपने आसपास के माहौल का आकलन करने से खुद को रोक नहीं सका। वह जानता था कि यह एक हॉल है, लेकिन यह असाधारण रूप से विचित्र था, असंख्य सितारों वाले आकाश जैसा। कुछ ने विचित्र तारामंडल बनाए, कुछ शून्य में फैली चमकती सितारा नदियों में संघनित हुए, और विभिन्न तारा समूह, निहारिकाएं और बहुत कुछ। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या ये ग्रैंड यूनिवर्स हॉल है? वांग टेंग को तुरंत प्लाजा में ग्रैंड यूनिवर्स हॉल का ख्याल आया, क्योंकि उसका स्वरूप और नाम बहुत उपयुक्त था, लेकिन निश्चित होना मुश्किल था। लेकिन जल्द ही उसने अपनी नज़र हटा ली और राष्ट्रपति और अन्य लोगों की ओर देखा। उसे झटका लगा। 3 देव स्तर के मार्शल योद्धा सीधे उसकी ओर देख रहे थे, जिससे वह थोड़ा असहज और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। मास्टर, मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं, है न? वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी लार निगल ली और राष्ट्रपति की ओर अपराधबोध से देखा। राष्ट्रपति, बढ़ो, आप मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हैं? घबराओ मत, राष्ट्रपति ने हंसते हुए पूछा, तुम अभी कहाँ गए थे? वांग टेंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और आध्यात्मिक खोखले पर्वत को छोड़ने के बाद जो कुछ हुआ उसे बताया। राष्ट्रपति और दोनों देव अवस्था वाले लोगों की निगाहें टिमटिमा रही थीं, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उनके चेहरों पर हैरानी की झलक दिखाई दी। उनके स्तर पर ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो उन्हें आश्चर्यचकित कर सकती थीं। लेकिन आज सचमुच कुछ उल्लेखनीय घटित हुआ। पहाड़ से भी आगे, आसमान से भी आगे। कितना अविश्वसनीय मतलब है। वह हमसे बहुत आगे है, तीनों देव स्तर के शक्तिशाली लोगों ने कहा। उस स्थिति में ये सही होना चाहिए। राष्ट्रपति ने आह भरी और थोड़े जटिल भाव के साथ वांग टेंग की ओर देखते हुए कहा, शुरू में मेरा इरादा तुम्हें अपना शिष्य बनाने का था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस अस्तित्व की नज़र में आ जाओगे। रुको, राष्ट्रपति मुझे अपना शिष्य बनाने की योजना बना रहे थे। राष्ट्रपति की बातें सुनकर वांग टेंग को थोड़ा अफसोस हुआ। ये स्टेलर अकादमी का अध्यक्ष था। अगर वह उसका शिष्य बन जाता तो अकादमी में उसका दर्जा असाधारण हो जाता। अफसोस की बात है। हालांकि राष्ट्रपति के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके स्वामी शायद इससे भी अधिक असाधारण होंगे। ग्रैंड यूनिवर्स हॉल में विरासत 2। इन विचारों के साथ वांग टेंग को बहुत अधिक संतुलन महसूस हुआ। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति उन्हें दूसरा मालिक चुनने के लिए परेशान नहीं करेंगे। वांग टेंग ने राहत की सांस ली और उत्सुकता से पूछा, राष्ट्रपति जी, क्या आप जानते हैं कि मेरे स्वामी कौन हैं? वह अपने मालिक की पहचान जानने के लिए काफी उत्सुक था। दुर्भाग्य से उसके मालिक को रहस्यमयी बनना पसंद था और वह उसे नहीं बताता था। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला था। चूंकि उसने आपको नहीं बताया, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उसका हमारे स्टेलर अकादमियों से अटूट संबंध है। अध्यक्ष ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर धीरे से कहा, जब 7 स्टेलर अकादमियां शिष्यों की भर्ती करती हैं तो हम सभी 7 स्टेलर अकादमियों का उपयोग कर सकते हैं। 7 स्टेलर अकादमियों में प्रवेश करने वाले छात्र अकादमी के मूल्यांकन से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें एक और मूल्यांकन का भी सामना करना पड़ता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि ये स्पष्ट है कि आपने इसे पास कर लिया है। मूल्यांकन, क्या यह आध्यात्मिक खोखले पर्वत की व्याख्या करना हो सकता है, या शिखर तक पहुंचना? वांग टेंग थोड़ा उत्सुक था, अपने मन में अनुमान लगा रहा था। राष्ट्रपति ने कहा, मुझे आपके हाथ में टोकन दिखाओ। वांग टेंग को होश आया और उसने टोकन राष्ट्रपति को दे दिया। टोकन प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति ने उसे ध्यानपूर्वक अपने हाथ में लेकर देखा। उनके चेहरे पर भाव और भी जटिल हो गए। किसी प्रतीक द्वारा ईश्वर स्तर के अस्तित्व को दर्शाना, विशेष रूप से स्टेलर अकादमियों के अध्यक्ष द्वारा इतनी जटिल अभिव्यक्ति दर्शाना, ये दर्शाता है कि वह प्रतीक वास्तव में असाधारण था।
वांग टेंग ने टोकन मिलने के बाद से उसे ध्यान से नहीं देखा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय उसकी नज़र टोकन पर भी पड़ी। टोकन पूरी तरह से बैंगनी रंग का था, जिस पर अजीबोगरीब पैटर्न बने हुए थे। उत्कीर्णन रहस्यमय थे और टोकन पर कोई शब्द नहीं लिखा था। चाहे सामने हो या पीछे, यह एक जैसा ही दिखाई देता था, जिससे दोनों पक्षों के बीच अंतर करना असंभव हो जाता था। वास्तव में ये वही है, डीन ने वांग टेंग को टोकन लौटाते हुए कहा। इसे सुरक्षित रखें, इसे खोना मत। उस अस्तित्व को अपना स्वामी बनाना ही आपकी नियति है। दोनों सच्चे देव अवस्था वाले व्यक्तियों ने एक दूसरे को देखा, बोलने में संकोच कर रहे थे। जिस शिष्य पर उनकी नज़र थी, वह गायब हो गया था। ये खेदजनक एवं निराशाजनक था। उन्हें वांग टेंग से बहुत उम्मीदें थीं। उनकी प्रतिभा निस्संदेह उन सभी प्रतिभाशाली लोगों में सबसे अधिक थी जो उन्होंने वर्षों में देखे थे, और बाकी सभी से बढ़कर थी। दुर्भाग्यवश ऐसी प्रतिभा अब उनकी पहुंच से बाहर थी। वांग टेंग तीनों देव अवस्था के लोगों के विचारों से अनजान था। उसने बस सिर हिलाया और टोकन जेब में रख लिया। दूसरों को समझाने की आवश्यकता के बिना ही उन्होंने टोकन के महत्वपूर्ण महत्व को समझ लिया। अब चूंकि उसे यह पता नहीं था कि उसका स्वामी कहाँ है, इसलिए वह अपनी पहचान बनाए रखने के लिए केवल इस टोकन पर ही निर्भर रह सकता था। राष्ट्रपति और अन्य लोगों के व्यवहार को देखकर यह स्पष्ट था कि उनके स्वामी एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, इसलिए इस टोकन को अपने पास रखना सर्वोपरि था। इसके अलावा जब वह चला गया तो उसके मालिक ने कहा था, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या उन्हें प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? मूल रूप से वह केवल नाम मात्र के शिष्य थे तथा उनका दर्जा किसी भी समय समाप्त हो सकता था। अचानक ये कैसे बदल गया कि वे प्रत्यक्ष शिष्य बन गए? क्या यह अराजकता नक्षत्र शास्त्र के कारण था? वांग टेंग की अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी। क्या उसके गुरु ने 10 दिन और रात तक उससे विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार उसकी प्रतिभा के आगे घुटने टेक दिए? इस प्रकार उन्होंने उसे सीधे नाम के शिष्य से सीधे शिष्य बना दिया। उपचार में इस अप्रत्याशित परिवर्तन ने उन्हें अचंभित कर दिया। फिर भी यह एक अच्छी बात थी। कम से कम अब वह इस शक्तिशाली जान को मजबूती से पकड़ रहा था। दुर्भाग्य से वह अभी भी अपने मालिक का नाम नहीं जानता था, इसलिए वह अपने मालिक की पहचान का उपयोग लापरवाही से काम करने के लिए नहीं कर सकता था। इस विषय पर बोलते हुए, क्या उसका स्वामी उसका नाम न बताकर उसे ऐसा करने से रोक रहा है? इतने वर्षों से उस व्यक्ति ने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया, राष्ट्रपति ने आह भरते हुए कहा। कभी नहीं? क्या इससे पहले कोई और उस पहाड़ पर नहीं गया था? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, कम से कम हमारी 7 तारकीय अकादमियों में से किसी ने भी इसमें प्रवेश नहीं किया है। इससे पहले कोई भी अंदर नहीं गया। ये बहुत मुश्किल नहीं लगता? वांग टेंग हैरान था। वह बिना यह समझे कि क्या हो रहा है, उस पहाड़ में घुस गया। राष्ट्रपति और अन्य 2 देव स्तर के मार्शल योद्धा अवाक रह गए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इस बच्चे में बहुत दुस्साहस था। यदि यह कठिन नहीं होता तो इतने वर्षों तक कोई इसमें प्रवेश क्यों नहीं करता? यह उन सभी प्रतिभावान लोगों का समूह था जो पिछले कई वर्षों से 7 तारकीय अकादमियों में से हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास अद्भुत प्रतिभा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया। हालांकि बिना किसी अपवाद के उनमें से कोई भी उस पर्वत में प्रवेश करने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। इससे पता चलता है कि इसमें बहुत कठिनाई थी। हालांकि वे इसका खंडन नहीं कर सके क्योंकि वांग टेंग वास्तव में उस पर्वत में प्रवेश कर चुका था और सफलतापूर्वक शिष्य बन गया था। बेशक वे ऐसे मामलों पर किसी जूनियर से बहस नहीं करेंगे। राष्ट्रपति जी, क्या मैं अब भी किसी दूसरे गुरु की तलाश कर सकता हूँ? वांग टेंग ने आंखें चमकाते हुए पूछा। आप अभी भी एक और मास्टर ढूंढना चाहते हैं? राष्ट्रपति हंसी और आंसू के बीच फंस गए। खैर, मेरे गुरु इस समय जीवित नहीं हैं, तो क्या मैं कोई अन्य गुरु नहीं ढूंढ सकता जो उनकी अनुपस्थिति में मेरा मार्गदर्शन कर सके? वांग टेंग ने सहजता से टिप्पणी की। दोनों देव अवस्था के योद्धा फिर से अवाक रह गए। उनके हाव भाव अजीब हो गए। यदि उनके पास ऐसा कोई शिष्य होता जो शिष्य बनने के तुरंत बाद पलटकर दूसरे गुरु की तलाश में लग जाता, तो वे उस विद्रोही शिष्य को वहीं थप्पड़ मारने के बारे में सोच सकते थे। क्या इसकी अनुमति नहीं है? वांग टेंग ने पूछा। इस बारे में भूल जाओ। अगर तुम्हारे मालिक को इस बारे में पता चल गया तो वह तुम्हें बाहर निकाल देंगे। नहीं, वह तुम्हें थप्पड़ मारकर मार सकता है। राष्ट्रपति ने वांग टेंग की ओर देखा और कहा, भविष्य में आप हमेशा की तरह स्टेलर अकादमियों में साधना जारी रख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अकादमी के प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे आपको सभी आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करें। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने